आखिर कैसा था प्राचीन भारत, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या क्या खमियां थी भारत के अंदर जिसके कारण कहलाया भारत सोने की चिड़िया। ऐसे ही मैं 7 रोचक तथ्य बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर भारत को एक सोने की चिड़िया और प्राचीन भारत कैसा था, ये इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। इससे पहले हिस्टोरिक हिंदू चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुप्त काल में भारत एक सुख समृद्धि में जी रहा था क्योंकि भारत के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जिस प्रकार फायान वर्णन करता है कि चांडालों को छोड़कर सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में कोई भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करता था, वहीं चांडालों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था क्यों वे ये ऐसे कार्य करते थे जो राज्य में अवैध थे और दंड ही मानवता के अनुसार एवं दिया जाता था और महिलाओं को संपत्ति व शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। वह पुरुष के समान हर कार्य कर सकती थी। उस समय छुआछूत मान्य नहीं थी। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल भारत में एक स्वर्णिम युग था। यह फायान का प्राचीन भारत उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। जिस समय दुनिया के अंदर शिक्षा का अभाव था उस समय भारत के अंदर कुछ विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी और वहीं सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी और 720 ईसा पूर्व की तक्षशिला। यहाँ तक कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, चीन, नेपाल, भूटान, श्याम देश आदि तक के विद्यार्थी भारत के इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। ऐसा था प्राचीन काल में भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी बल्कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में वह जन्म के आधार पर आ गई। लेकिन विभिन्न समय बीतने के बाद लोग धीरे धीरे जातियां मनाने लगे और भारत में जाति व्यवस्था पनपी, जिसके अंदर लोगों के आपस में मतभेद के कारण विदेशियों को इससे फायदा हुआ। जाति व्यवस्था का उद्भव 1000 ईसा से 1000 वर्ष पूर्व हुआ। हर जाति एक ऋषि मुनि के आधार पर बनाई गई है, उनके नाम पर ही जातियों का उद्भव किया गया। इतिहास में जातिवाद एक कलंक रहा, लेकिन वर्तमान स्थिति में जातिवाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय राज व्यवस्था में पहले जाति प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले फारसी और बाद में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और इसके बाद मुगलों ने भी भारत पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। कालांतर में दिल्ली सल्तनत चली, जिसके अंदर 5 प्रमुख राजवंश रहे। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और आखिरी में लोधी वंश, जिसे पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली में मोहम्मद गौरी के द्वारा शुरू की गई सल्तनत दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली और धीरे धीरे कालांतर में मुगल भी शासन करने लगे। प्राचीन काल में भारत में जनसंचार के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो चलिए मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। प्राचीन काल में भारत में जनसंचार के लिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए जो सबसे प्रथम प्रयास किए गए वो मौर्य शासक सम्राट अशोक ने किए, जिन्होंने अपने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो पत्थर पर किए गए, जिसके कारण लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने शिलालेखों को जनसंचार का एक माध्यम बनाया और बाद में यह एक बहुत ही बड़ा जनसंचार के रूप में उभरा। और दूसरा कारण है कि पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंचार अपनी सूचनाएं भेजी जाती थी। ये जनसंचार का एक माध्यम था। प्राचीन भारत के इतिहास में अब तक का सबसे महान सम्राट विक्रमादित्य हुए हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में विक्रम संवत का श्रेय उन्हें दिया जाता है, जिन्होंने पहली बार अखंड भारत का निर्माण किया था। जिनके समय उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के समय जनता बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उन्नति के मार्ग पर था भारत को सोने की चिड़िया बनाने का श्रेय सम्राट विक्रमादित्य को ही दिया जाता है। उनके समय ना ही जातिवाद का भेदभाव था और सबको उचित सम्मान मिलता था। समानता के अधिकार और न्यायप्रियता के लिए सम्राट विक्रमादित्य प्रसिद्ध थे, जिन्होंने शकों से भारत की रक्षा की और एक अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें आज के लगभग 15 देश शामिल है और शिक्षा, कला, विद्वानता के धनी थे महाराजा विक्रमादित्य। लेकिन इतिहास में उन्हें काल्पनिक बना दिया गया
लेकिन भारतवर्ष की उन्नति में सम्राट विक्रमादित्य का बहुत ही ज़्यादा प्राचीन भारत में योगदान है। प्राचीन भारत ऋषि मुनियों का देश है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में ऋषि मुनियों का अहम योगदान है। बहुत से आविष्कार ऋषि मुनियों ने किए हैं। जैसे बात करें तो महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम कण की खोज की। उन्होंने कण के बारे में संसार को जानकारी दी थी। उन्होंने कण की पद्धति का भी आविष्कार किया। महर्षि चरक भी इस देश के महान ऋषि थे। चरक ने चिकित्सा शास्त्र की रचना की थी। और वहीं बात करें महर्षि पतंजलि की, जिन्होंने योग का ज्ञान दिया दुनिया को। वहीं बात करें महर्षि सुश्रुत की, तो उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की थी एक मृतलाश की। बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली व शून्य और धरती गोल है ऐसे ही भूगोलवेत्ता थे। भारतीय इतिहास में ऋषि मुनियों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है।